Good morning, students. Today we are going to discuss the use of inverse to solve the system of linear equations. Previously we discussed the inverse of a matrix. Okay. Now we are going to discuss how can we solve the linear equations using the inverse of a matrix. Now let us consider the system of three linear equations x, y and z. हम कंसीडर करते हैं वी हैव थ्री लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड. द फर्स्ट इक्वेशन इज a1x plus b1y plus c1z is equals to d1. The second equation is a2x plus b2y plus c2z is equals to d2. The third equation is a3x plus b3y plus c3z is equals to d3. Got it? And the complete system. When there is two or more linear equations, then it is called a system. Okay, system of linear equation, and we call this system P. Okay. Now, how can we use the matrix to solve the linear equations? For this, we have to construct different matrix. How? First, सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स A कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि किसकी मैट्रिक्स होगी? ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड प्रेजेंट इन थ्री इक्वेशंस. राइट. सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि किसकी होगी? द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एंड इट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स. राइट. कैसे बनाएंगे? फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिखेंगे एक्स वाई जेड के, a1 b1 c1. राइट. और x और y z के कोफिशिएंट बेटा सिस्टम वाइज लिखने हैं. फर्स्ट कॉलम हम x के लिए कंसीडर करते हैं, सेकंड कॉलम y के लिए कंसीडर करते हैं, और थर्ड कॉलम z के कोफिशिएंट्स के लिए कंसीडर करते हैं. ओके. फर्स्ट x के कोफिशिएंट के लिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम y के कोफिशिएंट्स के लिए, और थर्ड कॉलम z के कोफिशिएंट्स के लिए. तो इसी ऑर्डर में हमें लिखना है. तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट रो हमारी क्या बनेगी? फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 c1. एक्स वाई जेड नहीं लिखना इसमें. ओके. सेकेंड रो बनेगी हमारी सेकेंड इक्वेशन से a2 b2 c2. गॉट इट. और थर्ड रो बनेगी थर्ड इक्वेशन से a3 b3 c3. ओके. नाउ वी गेट अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स A. नाउ द सेकेंड मैट्रिक्स इज ऑफ वेरिएबल. अननोन जो टर्म्स हैं हमारे पास, उसके लिए हम एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, एंड इट विल बी ऑलवेज अ कॉलम मैट्रिक्स. ओके. हमने एक मैट्रिक्स लिया x. किसका मैट्रिक्स है ये? अननोन्स का. कितने अननोन्स हैं हमारे यहाँ पर? 3. बिकॉज वी गोइंग टू टेक लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स x y z. तो एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे तीनों अननोन्स की. तो x मैट्रिक्स क्या होगी? x इज इक्वल्स टू x y z. एक सिंगल कॉलम होगा इसमें. ओके. And the last matrix is of the column matrix of constant term. यहाँ पे constant term present है हमारे पास d1, d2, d3. तो इसी का ही एक column matrix बनाएंगे, that is called B. d1, d2, d3. Got it? अब हमारे पास जो ये सिस्टम था लीनियर इक्वेशंस का, अगर हम उसे मैट्रिक्स इक्वेशन में एक्सप्रेस करें, इस सिस्टम को अगर हम मैट्रिक्स इक्वेशन में एक्सप्रेस करें तो ये कैसे एक्सप्रेस होगा? इट विल बी एक्सप्रेस्ड एज और रिटर्न एज ax इज इक्वल्स टू b. मीन्स मैट्रिक्स A मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स x एंड इट इज इक्वल्स टू b. देखो हमारे पास यही रिजल्ट आएगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना. देन वी गेट 3 लीनियर इक्वेशंस, यानी कि ये जो P सिस्टम है ये हमारे पास आ जाएगा अगर हम ए मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई करें और किसके इक्वल रखें? b के इक्वल. गॉट इट. तो p सिस्टम को हमने मैट्रिक्स इक्वेशन में एक्सप्रेस कर दिया इस तरीके से. ओके. अब देखो बेटा, अब जब हम कोई भी सिस्टम सॉल्व करते हैं तो यहां पर हमारे पास 2 कंक्लूजन्स आते हैं. 1, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. यानी कि इक्वेशंस का जो सिस्टम हमें दे रखा है या तो वो कंसिस्टेंट होगा या वो इनकंसिस्टेंट होगा. नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द कंसिस्टेंसी? कि कोई भी इक्वेशन ऑफ सिस्टम मैट्रिक्स में ही नहीं, कभी भी अगर हमसे पूछा जाता है कि ये लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है, ये
इक्वेशन ऑफ सिस्टम्स है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, तो ये बताओ ये कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा? एनी सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ इट हैज अ सॉल्यूशन। ओके, कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा अगर उसका सॉल्यूशन होगा, राइट? इफ द सिस्टम पोजेस सॉल्यूशन देन इट इज कंसिस्टेंट। अब वो सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है और यूनिक नहीं भी हो सकता, मींस जो अननोन्स हैं उनकी एक सिंगल यूनिक वैल्यूज भी आ सकती हैं और एक से ज्यादा वैल्यूज भी आ सकती हैं, राइट? लेकिन सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। ओके, द नेक्स्ट इज द इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो जस्ट इट इज अपोजिट ऑफ द कंसिस्टेंट। हमने क्या कहा था कंसिस्टेंसी में? कोई भी सिस्टम है इक्वेशन का, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए तो वो कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंसी की क्या कंडीशन आ गई है? इफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, अगर किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, राइट? अब इधर देखो बेटा, कोई भी कंसिस्टेंट इक्वेशन है या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, या इनफाइनाइट मैनी, कई सारे सॉल्यूशंस आएंगे। ओके, अगर किसी भी, ये ध्यान रखना, अगर किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं देन इट इज सेड टू बी डिपेंडेंट। तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा? सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? अभी इसे मैं आगे बताऊंगी। क्योंकि जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं ना, तो जो अननोन्स की वैल्यू होती है वो किसी एक पर्टिकुलर आर्बिट्ररी कांस्टेंट पे डिपेंड करती है। गॉट इट? जब भी किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस ऑफ अननोन्स मींस एक्स वाई जेड इज डिपेंड ऑन अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, ये किसी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट पे डिपेंड होते हैं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी रियल नंबर, कोई भी नंबर। तो जैसे जैसे वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट चेंज होता चला जाएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यूज भी क्या होती जाएंगी? हमें गेन होती चली जाएंगी। ठीक है, और हम कई सारे एक्स वाई जेड के इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसीलिए इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट कहते हैं, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर आर्बिट्ररी कांस्टेंट के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। ओके, नाउ थ्योरम रिलेटेड टू इनवर्स, ये हम पहले भी कर चुके हैं। इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन कैसे आएगा इक्वेशन का सॉल्यूशन? x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन ax इज इक्वल्स टू b, राइट? इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स इक्वेशन ax इज इक्वल्स टू b का यूनिक सॉल्यूशन होगा कब? जब a क्या है? नॉन सिंगुलर, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ जाता है? 0। तो जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आएगा वी गेट सिंगल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। हमें सिर्फ एक सिंगल वैल्यू मिलेगी, किसकी? एक्स वाई जेड की। तो इसका ये सॉल्यूशन कैसे आया? ये सॉल्यूशन आया, हमारे पास इक्वेशन गिवन है ax इज इक्वल्स टू b। अगर हमें यहां से a को एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड। देखो हमने ये पहले किया था ना, जब हमने इक्वेशन सॉल्व की थी तो मैंने आपको बताया था ए इनवर्स से ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर रिड्यूस हो जाएगी। ए इनवर्स इंटू ए आई एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है। देन आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एंड इट इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। गॉट इट? ax इज इक्वल्स टू बी, इस मैट्रिक्स इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन आया? x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। ओके बेटा, नेक्स्ट अब देखो क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है। ठीक है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? तो सबसे फर्स्ट स्टेप देखो, हमें क्या करना है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, हम उसके तीनों डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स बनाएंगे, ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, राइट? यानी कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, अननोन मैट्रिक्स बनाएंगे
और कांस्टेंट मैट्रिक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है ए डिटर्मिनेंट, राइट। अगर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो हम क्या कहेंगे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। और वो यूनिक सॉल्यूशन किससे ऑब्टेन्ड होगा, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी से, राइट। नेक्स्ट, अगर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, यानी कि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, अब क्या होगा, क्योंकि हमारे पास दो ही सिचुएशन है, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आएगा या डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आएगा। अगर 0 नहीं आया तो हमें पता लग गया सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन का यूज करके। अब अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, अब तो इनवर्स तो निकाल नहीं सकते, है ना। तो हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। हम ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, राइट। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, इस प्रोडक्ट की भी हमारे पास दो वैल्यूज आ सकती हैं, क्या, आइदर इट इज नॉट इक्वल्स टू 0 और दिस प्रोडक्ट विल बी 0। या तो ये प्रोडक्ट 0 होगी या ये प्रोडक्ट 0 नहीं होगी, ठीक है। तो क्या कंडीशन बनेगी, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का प्रोडक्ट 0 है तो हम क्या कहेंगे, सिस्टम इनकंसिस्टेंट है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ओके। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की प्रोडक्ट अगर 0 नहीं आती तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा एंड हैज नो सॉल्यूशन। सेकेंड सिचुएशन, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का प्रोडक्ट 0 आया तो हम क्या कहेंगे, सिस्टम कंसिस्टेंट है एंड हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। गॉट इट। ये ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट ए निकालना है सबसे पहले, 0 नहीं आता, कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट ए अगर 0 आया तो हमें ये प्रोडक्ट निकालनी है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की। इसके भी दो रिजल्ट है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 नहीं आता तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 आया तो सिस्टम कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। गॉट इट। नाउ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, जिनमें कांस्टेंट 0 होता है, ठीक है। ऑल द इक्वेशंस हैव 0 कांस्टेंट वैल्यू। वी हैव अ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। 3 इक्वेशंस का हम सिस्टम लेकर चल रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू 0। इट इज अ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, राइट। तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कब बनती हैं, जब कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो, राइट। कांस्टेंट नहीं होता उन इक्वेशंस में। तो मैट्रिक्स इक्वेशन क्या बनेगी बेटा इसकी, अब कांस्टेंट, तो यहाँ जो बी मैट्रिक्स हमारा बनता था कांस्टेंट मैट्रिक्स, वो तो 0 हो गया। तो इसका हम मैट्रिक्स इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0, राइट। व्हाट इज ए, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स इज द मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड, राइट। अब देखो इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। अगर हमें पता है कि ए एक्स इज इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स इक्वेशन होता तो इसका सॉल्यूशन क्या होता, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। लेकिन हमारे पास तो यहाँ बी क्या है, 0 मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, है ना। तो ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। वही दो सिचुएशन आएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए में, आइदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल नॉट इक्वल्स टू 0, ओके। ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज अ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, इसमें भी हमें वही करना है। गॉट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ए निकालना है। दो सिचुएशन बनेंगी, either determinant of a is not equals to 0 और determinant of a is equals to 0। तो क्या रिजल्ट आएगा, इधर देखो बेटा, जब भी determinant of a 0 नहीं होगा then the system has one and only one solution, और वो solution क्या होगा कि मैट्रिक्स x किसके इक्वल होगी, 0 मैट्रिक्स के, यानी कि x भी 0 होगा, y की वैल्यू भी 0 होगी और z की वैल्यू भी 0 होगी, एंड दिस सोल्यूशन इज नोन एज द ट्रिवियल सोल्यूशन, ओके। कब, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा,
नॉट इक्वल्स टू 0, इट मे बी एनी कांस्टेंट, ओके, लेकिन 0 नहीं होगा। जिस सिचुएशन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक वन सिंगल सॉल्यूशन होगा, दैट इज x0 y0 z0 एंड इट इज नोन एज द ट्रिवियल सॉल्यूशन। या आप सिंपल ये भी लिख सकते हो कि इक्वेशंस हैव ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये अंडरस्टूड है कि इस सॉल्यूशन में x y z तीनों ही क्या हैं, 0 हैं। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a is equals to 0 then system have a non trivial solution। तो इस सिचुएशन में सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ओके। Now on the basis of this concept you have to solve your exercise 4.3, okay।